देखिए, लोगों के हाथ में आई है महंगाई, लोगों के हाथ में आई है बेरोज़गारी, लोगों के हाथ में आया है चिट्टा, लोगों के हाथ में वो सब आया है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये दिक्कतें जो हैं, दिक्कतें हम सबके सामने हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर जब नौजवान अपने रोज़गार के लिए, अपने हक़ के लिए जब प्रोटेस्ट कर रहा था, किस तरीके से लाठियाँ बंज गई उन पर। जो सत्ता में थे वो सामने उठकर नहीं आए, उन्होंने नौजवानों का हाथ नहीं थामा, लेकिन उनकी सुध लेने कोई नहीं आया। तो अब वोट मांगने तो ज़रूर जा रहे हैं और मुझे लगता है नौजवानों को इसका जवाब देना चाहिए। चुनाव का दौर चल रहा है और यहाँ से मुद्दे गायब हैं। बात हो रही है राम मंदिर पे, बात हो रही है धर्म की। धर्म और राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। चुनावी मुद्दा होना चाहिए बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, बिजली, पानी, सड़क। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। इन दिनों प्रचार चल रहा है, स्पीकर भाजपा का है, ऑटो भाजपा के घूम रहे हैं, बीच में भजन राम के चल रहे हैं। तो राम के भजन मंदिर में चले तो अच्छा है। चुनावी मुद्दों के बीच भगवान का इस्तेमाल करना ये एक ओछी और सस्ती राजनीति का सूचक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कर रही है। कुर्सियों के पीछे महाराजा हरि सिंह का फोटो ज़रूर लगा लेते हैं, लेकिन महाराजा हरि सिंह की जो एक रियासत थी उसको तोड़ के इन्होंने यूटी बना दिया, उसके टुकड़े कर दिए। लद्दाख आज अलग से प्रोटेस्ट कर रहा है, 6 शेड्यूल की मांग कर रहा है, अलग स्टेटहुड की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर 2014 से असेंबली चुनाव नहीं हुए, हमारे पास अपने प्रतिनिधि नहीं है। जो मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने भी क्या किया यहाँ, उन्होंने हमारी सुध भी नहीं ली। तो इसीलिए अब वक्त है, अब दौर है कि हमें अपने प्रतिनिधि को अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से चुनना है। जो मादा रखता हो पार्लियामेंट के अंदर रखने का, ऐसे व्यक्तियों को हमें चुन के भेजना है। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। जिस तरह से सरगर्मियां जो हैं चुनावों को लेकर काफ़ी तेज़ हैं, उधमपुर संसदीय क्षेत्र हो, चाहे जम्मू का, चाहे पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो काफ़ी सरगर्मियां जो तेज़ हैं। तो आपको ये भी बता दें कि जो वादे पहले की सरकारें करती थी, आज के दौर में उस तरह के मुद्दे और वो बातें जो हैं क्यों लोगों तक कहीं नहीं जा रही हैं। सारे जो मुद्दे होते थे, महंगाई को लेकर होते थे, भ्रष्टाचार को लेकर होते थे, बेरोजगारी पे जो बात की जाती थी, आज के दौर में वो कहीं भी जो सत्ताधार पार्टी है आखिर क्यों नहीं कर पाती है। बात सिर्फ विकास पे करते हैं, एजेंडे पे करते हैं। जो वादे उन्होंने किए थे 2014 में, 2019 में, क्या उन पे वो खरी उतरी है? 400 पार की बात कर रहे हैं, क्या लोग अभी भी उन पे विश्वास कर पाएंगे? क्या लोगों को सब कुछ मिल चुका है? महंगाई के जो मार जो झेल रहे थे, घर परिवार उनका नहीं चल पाता था, क्या लोग अभी काफ़ी खुश हो चुके हैं? बच्चे क्या उनके अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं? जो युवा हैं क्या उनको नौकरियां मिल चुके हैं, वो अपने काम पे जा रहे हैं? क्यों युवा जो है नशे की लत उसको लगी हुई है? कारण जानने के लिए हमारे साथ युवा नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अमरीत सिंह जसरोटिया। उनसे जानेंगे कि क्यों आखिरकार युवा इतना परेशान है। एक बार फिर से जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो क्यों जो वादे जो पहले किया करते थे उन पे बात क्यों वो स्पष्ट नहीं कर पाई है? जी देखिए, ये जो माहौल अभी हम देख रहे हैं, अभी चुनाव का दौर चल रहा है और यहाँ से मुद्दे गायब हैं। बात हो रही है राम मंदिर पे, बात हो रही है धर्म की। धर्म और राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। चुनावी मुद्दा होना चाहिए बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, बिजली, पानी, सड़क। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जहाँ तक कि हमारा जो समाज है वो बेसिक सुविधा उसको मिल नहीं पाई है, और जो बेसिक सुविधा है वही मुद्दों से गायब है, तो बाकी चीज़ों पर बातचीत करके क्या फ़ायदा मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इन दिनों हम देख रहे हैं वो चेहरों पर चुनाव लड़ रही है। सिर्फ मोदी का नाम लिया जाता है, नरेंद्र मोदी का नाम लेके चुनाव में उतरना, और जहाँ तक कि हिंदुस्तान की करोड़ों की जो संख्या जनता है उसको नज़रअंदाज कर देना, एक ही व्यक्ति को सेंटर पॉइंट रख के उसको मानना कि इसी को वोट कीजिए, तो ये लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है। ये सामने हमें दिखता है कि हिंदुस्तान तानाशाही की ओर जा रहा है जब हम लोकतंत्र के अंदर किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण बना देते हैं। देखिए, वोट होना चाहिए पॉलिसीज़ पर, वोट होना चाहिए मैनिफेस्टो पर, कि हमें आने वाले दिनों में सरकार क्या देने जा रही है, सरकार का विज़न क्या है, सरकार की सोच क्या है, नौजवानों के लिए क्या सोचती है, किसानों के लिए क्या सोचती है, मज़दूरों के लिए क्या सोचती है।
आम व्यक्ति के लिए क्या सोचती है, महंगाई पर उसका क्या स्टैंड है, हमारी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, हमारी आंतरिक नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, वोट नीतियों पर होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति को चेहरा बना के अगर वोट करना है तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का भविष्य अंधकार में है इस तरीके से। जब संसद चलती थी तो वहाँ पे अपोजिशन के जो लीडर थे तो बड़े खुल के वहाँ पे बात रखते थे, चर्चाएं होती थी, उसके बाद जो है बिल पास हुआ करते थे। लेकिन आज के दौर में जब जो अपोजिशन के जो लीडर हैं जब उन अपनी बात रखते हैं तो उसके बाद उनको वहाँ पे उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ जेसमैन बन के जो रह गए हैं? देखिए, ये तो साफ दिखता है कि किस तरीके से जब संसद के अंदर एक सांसद जो कि लाखों व्यक्तियों द्वारा जो चुना जाता है, वो संसद जब अपने क्षेत्र की बात रखता है, जब बात रखता है हिंदुस्तान की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उस पर बात रखता है, तो हमने पिछले दिनों देखा 150 मेंबर पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में ये तो लोकतंत्र की हत्या है। इस तरीके से पिछले दिनों जब हमने देखा तो बड़ी शर्मनाक बात थी। हिंदुस्तान का भविष्य क्या देखेगा कि किस प्रकार से लाखों की आवाज़ में की जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी आवाज़ को किस तरीके से कुचला जा रहा है संसद के अंदर। हम देख रहे हैं कि पहले तो संसद के बाहर लोगों को रोका जाता था, बाहर आवाज़ को दबाया जाता था, अब तो संसद के अंदर भी ये काम शुरू हो गया है। तो ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही खतरनाक ये सूचक दिख रहे हैं हमें। इस तरीके से अगर चलता रहा तो देश किस दिशा में जाएगा। नौजवान को इस वक्त बात करनी चाहिए, इस वक्त हर एक वर्ग को बात करने की ज़रूरत है कि इस तरीके की तानाशाही है उससे हमें कैसे निजात पानी है। हम अपना जो मत है, हम अपना जो वोट है आने वाले चुनावी दिनों में किस तरीके से किन व्यक्तियों को दें, व्यक्ति को नहीं पॉलिसीज़ को वोट जाना चाहिए। कौन हमारे लिए कैसा भविष्य चाहता है, कौन हमारे लिए देखता है कि इस क्षेत्र का भविष्य ऐसा होना चाहिए, इनकी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए, नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए, किसानों को राहत मिलनी चाहिए। इस प्रकार की बातें जो व्यक्ति करें, हमें लगता है कि ऐसे शख्स को हमें वोट करना चाहिए आने वाले दिनों पर, ना कि किसी धर्म या किसी और बहकावे में आके। इन दिनों प्रचार चल रहा है, स्पीकर भाजपा का है, ऑटो भाजपा के घूम रहे हैं, बीच में भजन राम के चल रहे हैं। तो राम के भजन मंदिर में चले तो अच्छा है, चुनावी मुद्दों के बीच भगवान का इस्तेमाल करना ये एक ओछी और सस्ती राजनीति का सूचक है जो कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कर रही है। लगातार जो भाजपा जितने भी आ रहे हैं इनके, चाहे योगी आदित्यनाथ जी पहुंच रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं उधमपुर में, सिर्फ वो अपनी ही वो कहते हैं, मन की बात सुना के चले जाते हैं लोगों को। आंगनबाड़ी, डेली वेजर्स जो अभी पेपर बड़े सारे पहली बार जम्मू कश्मीर में लीक हुए हैं, एसपीओ हमको परमानेंट नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन बात किसी चीज़ पे नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि हमें वोट जो है देना है। सारी दिक्कतें चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उस पर कोई बात नहीं रहती, फिर वोट मांगने चले जा रहे हैं। देखिए, दिक्कतें हम सबके सामने हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर जब नौजवान अपने रोज़गार के लिए, अपने हक के लिए जब प्रोटेस्ट कर रहा था, किस तरीके से लाठियां बंज गई उन पर, चाहे बीएसएफ रिक्रूट एस्पिरेंट्स थे, चाहे पिछले दिनों देखा एससीआई जो एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने देखा आए दिन लिस्टें क्रैश होती रही हैं, नौजवानों के साथ ज़्यादती होती रही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में थे वो सामने उठकर नहीं आए, उन्होंने नौजवानों का हाथ नहीं थामा। उनका भविष्य जब अंधकार में था, यहाँ ओवरहेज हो गया नौजवान, लेकिन उनकी सुध लेने कोई नहीं आया। तो अब वोट मांगने तो ज़रूर जा रहे हैं और मुझे लगता है नौजवानों को इसका जवाब देना चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा स्टेट लैंड के जो मसले थे, हमने खुद अपने जो इलाका है उसमें एक जो डेंस जो फॉरेस्ट एरिया था उसको काट कर यहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने की जो बातें थी उसका हमने विरोध किया। कोई व्यक्ति, कोई सत्तारूढ़ व्यक्ति कोई हमें दिखा नहीं। तो इस तरीके से जब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बात आती है, पिछले दिनों महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए जब लोगों ने किया, प्रोटेस्ट किए, तो उनको किस तरीके से जेलों के अंदर भरा गया। और इस तरीके से जो व्यक्ति हैं, इस तरीके की जो सोच रख रहे हैं, जो पार्टी सोच रखती है, वो अपने कुर्सियों के पीछे महाराजा हरि सिंह का फ़ोटो ज़रूर लगा लेते हैं। पिछले दिनों भी मैं सुन रहा था किसी भाजपा के जो नेता शायद बिलावर में बोल रहे थे, महाराजा हरि सिंह के नाम की बड़ी दुहाई दे रहे थे, लेकिन महाराजा हरि सिंह की जो एक रियासत थी उसको तोड़ के इन्होंने यूटी बना दिया, उसके टुकड़े कर दिए, जिसकी सरहदें गिलगित बल्तिस्तान वहाँ आगे चाइना तक थी।
उसको तोड़ दिया इन्होंने। चाइना आज ऑक्यूपाई कर रहा है लद्दाख का क्षेत्र। चाइना जम्मू कश्मीर रियासत की ऑलरेडी डिवीज़न थी, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में था, जो यहाँ बचा था उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। लद्दाख आज अलग से प्रोटेस्ट कर रहा है, 6 शेड्यूल की मांग कर रहा है, अलग स्टेटहुड की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर 2014 से असेंबली चुनाव नहीं हुए, हमारे पास अपने प्रतिनिधि नहीं है। जो मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने भी क्या किया यहाँ, उन्होंने हमारी सुध भी नहीं ली। तो इसीलिए अब वक्त है, अब दौर है कि हमें अपने प्रतिनिधि को अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से चुनना है कि जो लोगों के साथ खड़ा हो, जो लोगों के बीच हो, जो लोगों की बात सुने, जो हमारे हक की बात करे, हमारी बात को जो मादा रखता हो पार्लियामेंट के अंदर रखने का, ऐसे व्यक्तियों को हमें चुन के भेजना है। जी, तो क्या देखते हैं, जब भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी 2014 में, उनका मेन मैनिफेस्टो हुआ करता था कि काला धन वापिस आएगा, 15-15 लाख गरीब लोगों के खाते में पड़ेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और बड़े सारे मुद्दे ऐसे लुभावने मुद्दों से जो है जनता को गुमराह किया और सत्ता में आए। उसके बाद नोटबंदी की, जीएसटी लगाया, लोगों पे अंधाधुंध टैक्स जो है भरमार की। उसके बाद एफडीआई बाहर की कंपनी जहाँ पे आई, लोगों के हाथ में क्या आया? देखिए, लोगों के हाथ में आई है महंगाई, लोगों के हाथ में आई है बेरोज़गारी, लोगों के हाथ में आया है चिट्टा, लोगों के हाथ में वो सब आया है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। यहाँ शराब के ठेके खोलेंगे, जम्मू मंदिरों का शहर कहा जाता है, वहाँ शराब धड़ाधड़ बिक रही है। तो इस तरीके से जब हमने देखा लोग त्रस्त हैं, दिल्ली वेजर अपने कपड़े फाड़ फाड़ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, अर्ध नंगन होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भी इन लोगों को शर्म नहीं आई। तो फिर कब जो वादे करते थे 2 करोड़ रोज़गार के। हमने एक इंटरव्यू देखा था प्रधानमंत्री जी का, जिसमें एंकर उनसे पूछ रहे थे कि आपने 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया था। कहते हाँ, 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया था। कोई आपके स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचेगा, कोई समोसे बेचेगा, ये भी एक रोज़गार है। अगर पकोड़े बेचना और समोसे ये रोज़गार है तो आप भी शायद वहीं चाय बेचते तो अच्छा था, उसी रेलवे स्टेशन पर। आप चांद पे जाने की, हिंदुस्तान चांद पे जाने की बात करते हैं, और नौजवानों को जो भविष्य है हिंदुस्तान का, पूरा मुल्क आंख टकाए हुए है हिंदुस्तान पर, उनको कह रहे हैं कि आप पकोड़े बेचिए, पीएचडी करके आप पकोड़े बेचेंगे। जब पकोड़े बेचने के लिए आए तो उनकी रेडियाँ भी उठा ली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर से, वो हमने पिछले दिनों देखा। तो इस तरीके के जो लुभावने वादे हैं वो हम देख रहे हैं 2014 से चल रहे हैं। पहले कहा था मुझे 60 दिन दीजिए, फिर कहा मुझे 60 महीने दीजिए, अब तो 2 टेन्योर दे दिए हैं आपको, अब फिर टेन्योर मांग रहे हैं। किस बात का और क्या करना है, और कितनी बर्बादी करनी है? 400 वाला सिलेंडर आपने 1200 में पहुंचा दिया। तेल के दाम, क्रूड ऑयल का पूरा इंटरनेशनल मार्केट में दाम गिरा हुआ है, हिंदुस्तान में आपने बढ़ा रखा है। मुझे अब भुखमरी में आप देख लीजिए, बांग्लादेश से भी बुरी हालत हिंदुस्तान की है। गरीबी रेखा देख लीजिए, पिछले दिनों जो इंटरनेशनल इंडेक्स आते हैं, जब हिंदुस्तान के जो पायदान जब गिरता है, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स के तौर पर देख लीजिए, चाहे भुखमरी के तौर पर देख लीजिए, जब गिरता है तो ये कहते हैं कि हाँ जी भाई, अब इंटरनेशनल जो एजेंसियाँ हैं वो भी खेल कर रही हैं, उन पे भी लांछन लगाते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को आईने में देखना चाहिए कि आपने चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा दिया है, 12 लाख करोड़ के लोन आपने माफ़ कर दिया और किसान आत्महत्या कर रहा है। ये दोहरा चरित्र है कि एक तरफ जो हिंदुस्तान को लूट के बाहर जा चुके हैं उनके लोन आपने माफ़ किए, उन पे आपने कार्रवाई नहीं की। आपने रेलवे बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, आपने बड़े बड़े पोर्ट बेच दिए, आपने लाल किला भी लीज पे रख दिया, आपने हर तरीके से हर हिंदुस्तान की इंस्टीट्यूशन को आपने बेच दिया। और अब लोगों को बेचने की बात, अब इनका भी सौदा करेंगे, इनको तो कम से कम चैन की खाना खाने दीजिए, इनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो तो मुहैया कराइए। तो इस प्रकार का दौर है, इस प्रकार का, और बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं। देश के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके से अपोजिशन का गला घोटा जा रहा है, चाहे ईडी, सीबीआई, अन्य एजेंसियां लगाकर लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अपोजिशन की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि हिंदुस्तान में जब तक अपोजिशन मजबूत है तब हिंदुस्तान का भविष्य सुनहरा है। तो शायद ये आज का जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने पुराने असूलों को, पुराने जो थे इनके असूल, उनको फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए इन्होंने दूरदर्शा हिंदुस्तान की ऐसी कर रखी है। जी अमरीश जी, उन लोगों से क्या अपील रहेगी जो युवा हैं, महिलाएं जो हैं, 5 किलो राशन और उज्ज्वला गैस की बात कर रहे हैं, 1000 में पेंशन लेके वो मोदी कर रहे हैं?
तो उन बुज़ुर्गों को क्या रहेगा जिनकी अभी पेंशन बंद हुई थी, अभी तक उनको दी नहीं गई है? उनको अपने खुद जो है विडो पेंशन के लिए उनको प्रूव करना पड़ा कि हमारी जो माता बहनें जो बुज़ुर्ग हो चुकी हैं उनको भी करना पड़ा। क्या अपील रहेगी आखिर में? इलेक्शन जो 19 तारीख को वोट डालना है। देखिए, अपील साफ़ है कि इस बार बदलाव ज़रूरी है और बदलाव के लिए वोट कीजिए, अपने हक़ के लिए वोट कीजिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वोट कीजिए। कृपया करके जिन्होंने आपकी ज़मीनों को लूटा है, जिन्होंने आपके फ्यूचर को बर्बाद किया है, जिन्होंने आपको बेरोज़गारी की ओर धकेला है, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी पार्टी को, ऐसी सोच को कतई वोट नहीं कीजिए जो नफ़रत की राजनीति कर रही है आज के दौर में। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो दौर चलाने वाले लोग हैं, वो देश के लिए, वो समाज के लिए, सबके लिए ख़तरनाक हैं। हमारे आपसी भाईचारे को हम कायम रखने के लिए जो सेकुलर लोग हैं, अभी एज ए पार्टनर ऑफ अलाइंस, ऑल पार्टी के हम भी अलाइंस पार्टनर हैं, तो हमारा भी साफ मत है कि इस बार हम बीजेपी को किसी भी तरीके से कोई भी सपोर्ट और वोट नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे कैंडिडेट हैं अलाइंस पार्टनर के, चौधरी लाल सिंह जी, उनको वोट करेंगे इस बार। जी, मेरी सभी से अपील रहेगी कि इस बार जो दौर है, एज ए पार्टनर ऑफ अलाइंस हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे इस बार। और सबसे अपील है कि उनको वोट दीजिए। जी, स्टेट जो है, हमारी स्टेट की बात रखने वाला कोई व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर हो। ये थे हमारे साथ अमीर सिंह जसरोटिया, युवा नेता थे। इन्हें साफ तौर पे कह दिया लोगों को कि इस बार जो अब मत करें, मत का दान करें, सोच समझ के करें, अपने भविष्य और अब बच्चों का फ्यूचर देख के करें और लुभावने बातों पे ना जाएं। अपना देश देखें, अपना प्रदेश देखें, अपना घर देखें, उसके बाद आप सोच समझ के वोट करें, क्योंकि आपका एक वोट जो है सरकार बनाएगा। वही सरकार आपकी घर परिवार की जो अच्छे दिन लाएंगे, जिसको अच्छे दिन कहते हैं, वो सच में आ सकते हैं।